बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक कुशल लोहार रहता था। उसके हाथ हर ऐसी वस्तु को गढ़ने में सक्षम थे जिसकी कल्पना मानव मस्तिष्क कर सकता था। उस शहर के लोग बहुत गरीब थे और लोहार कहीं काम न मिल पाने के कारण सबसे ज्यादा अभाव से पीड़ित रहता था। पर वो कभी दिल छोटा नहीं करता था। वो स्वयं तो हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार था, पर अपनी युवा पत्नी को, जो बहुत सुंदर थी, अभाव में तड़पते देख उसका दिल दुखता था। अचानक लोहार के दिमाग में कमाई करने के लिए राजधानी जाने का विचार आया, जहां शायद धनी लोगों को उसकी बनाई चीजों की जरूरत हो सकती थी। पत्नी से विदा लेते हुए उसने कहा, मेरी जान, मैं 3 बरस के लिए परदेस जा रहा हूँ। क्या फिर मुलाकात होने तक तुम मुझे याद रखोगी? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? रूपवती ने जमीन पर झुककर एक नीला फूल तोड़ा और उसे पति को देते हुए बोली, प्रिय, यह फूल लो और इसे संभाल कर रखो। मैं भी पतिव्रत धर्म का पालन वैसे ही करती रहूंगी। तुम कहीं भी क्यों न रहो, कैसी भी यात्रा पर क्यों न गए हो, इतना याद रखो, जब तक फूल नहीं मुरझाएगा, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी नहीं मुरझाएगा। राजधानी में पहुंचकर लोहार रास्ते में एक चायखाने में एक प्याली चाय पीने गया। वहां अनेक ग्राहकों के बीच उसे 3 ठाठदार कपड़े पहने आदमी नजर आए, जो कुछ खा पी नहीं रहे थे, मौन बैठे हुए थे, मानो उन्हें कोई दुख साल रहा हो। आगंतुक को देखकर वे उसको इस तरह से एकटक घूरने लगे कि लोहार परेशान हो उठा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, सज्जनों? लोहार ने बात छेड़ी। मैं गरीब हूँ, पर ईमानदार आदमी हूँ। राजधानी में दूर दराज के इलाके से काम ढूंढने आया हूँ। मैं कुशल लोहार हूँ और मुझे जो काम सौंपेगा कभी नहीं पछताएगा कि उसका वास्ता मुझसे पड़ा। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से सबसे बड़े ने लोहार को बुलाकर मित्रतापूर्वक कहा, हमारा एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनो लोहार। हम तीनों खान के वजीर हैं, जिसकी खबर चायखाने के मालिक को नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बादशाह ने हमें उसके लिए सोने और चांदी का महल बनवाने का हुक्म दिया है। उसने अपनी इच्छा पूरी होने पर इनाम देने का वादा किया है और समय पर महल तैयार न करने पर मौत की धमकी दी है। हम बड़ी उलझन में फंस गए हैं क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम सारी राजधानी में किसी तरह ऐसा कारीगर नहीं खोज पा रहे हैं जो इतना कठिन कार्य करने को तैयार हो। लोहार का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोला, बुद्धिमान वजीरो, खुद किस्मत ने मुझे इस चायखाने की राह दिखाई है। आप मुझे आवश्यक सोना और चांदी दीजिए, 70 मददगार दीजिए और मैं आपको निश्चित समय पर ऐसा महल तैयार कर दूंगा जैसा आज तक किसी बादशाह के पास था ही नहीं। लोहार ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। भट्टियां दहकने लगीं, हथौड़ों तले मूल्यवान धातु ठनठनाने लगे और चतुर कामगार बड़े कारीगर के निर्देशानुसार काम करते हुए इधर-उधर भागने लगे। नियत समय पर महल बनकर तैयार हो गया। बादशाह ने जब नया महल देखा, वो बच्चों की तरह आनंदोल्लास से चिल्ला उठा और उसने तुरंत अपने वजीरों का वेतन तिगुना कर दिया। फिर वो बोला, मैं धरती पर इस अलौकिक चमत्कार को कर दिखाने वाले कारीगर को देखना चाहता हूँ। लोहार को लाया गया। बादशाह ने उसे अपने बेटे से भी अधिक स्नेहपूर्वक गले लगा लिया और उसके मुंह से उस समय ऐसे शब्द निकले जो किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। आज से तुम, बादशाह ने कहा, मेरे घनिष्ठ सलाहकार और दोस्त हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न तो मेरी प्रजा करे और न ही कोई विदेशी बादशाह। तुम इस सुंदर महल में मेरे पास रहोगे और केवल मेरे लिए काम करोगे। उसी क्षण से वजीर, जो हालांकि अपने जीवन व अथाह समृद्धि के लिए लोहार के आभारी थे, महान कारीगर से मन ही मन जलने लगे, उससे द्वेष रखने लगे और तीनों मिलकर मंगड़त बातों से या चुगली खाकर उसे किसी तरह बर्बाद करने की सोचने लगे। लोहार महल में रहने लगा। वो रोजाना बादशाह को कोई न कोई विचित्र वस्तु लाकर देता था। इसके अलावा उसका हर नया उपहार पहले उपहार से अधिक सुरुचिपूर्ण और बारीक काम का होता था। बादशाह का लोहार के प्रति लगाव ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों वजीर उससे अधिक घृणा करने लगे। वे सरल हृदय कारीगर की हर हरकत पर नजर रखने लगे और शीघ्र ही उन्होंने देख लिया कि वो समय समय पर अपनी कमीज के अंदर से कोई नीला फूल निकालता है, उसे देर तक देखता हुआ कुछ बुदबुदाता है और हौले से चूमकर वापस सावधानीपूर्वक सीने में छिपा लेता है। वजीरों ने बादशाह के पास जाकर कहा, हजूर आलम, आपका चहेता लोहार जादूगर है।
उसने महल किसी जादुई फूल की सहायता से बनाया है और उसी की बदौलत वो आपका कृपा पात्र बन गया है। उस फूल को वो लोगों की नज़रों से छिपाकर रखता है। हमें लगता है कि यह दुष्ट आपके प्राण लेने के लिए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। बादशाह शंकाशील और गर्म मिजाज था। उसने लोहार को तुरंत बुलवाने का हुक्म दिया। जब वो आ गया तो उस पर गुस्से में बरस पड़ा। तुम मुझसे छिपाकर कौन सा फूल सीने से लगाए रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच सच बताओ। लोहार तुरंत भांप गया कि उसका रहस्य किसने खोला है। उसने न मुरझाने वाला फूल निकालकर बादशाह को अपनी रूपवती पत्नी तथा उसकी विदाई के समय कही सारी बातें ईमानदारी से बता दी। यह ढीठ अपने मालिक के सामने झूठ बोलने का साहस कर रहा है। बड़े वजीर ने लोहार की बात काट दी। हमें अच्छी तरह मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कभी का भूल चुकी है और किसी भी आदमी से खुशी से शादी करने को तैयार बैठी है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो धन और उपहार के लालच में न आए। अगर जहाँपनाह इजाज़त दें तो मैं यह साबित कर सकता हूँ। बादशाह बोला, ठीक है। उसने लोहार को पहले वजीर के सबूत लेकर लौट आने तक बिना कोई हानि पहुँचाए हिरासत में ले लेने का हुक्म दे दिया। पहला वजीर सर पर घोड़ा दौड़ाता उस शहर में पहुँचा जहाँ लोहार की पत्नी रहती थी। उसने वहाँ किसी संदिग्ध व्यक्ति से जान पहचान कर ली और उसकी मुट्ठी गरम करके उसे अपनी योजना बताई। वो व्यक्ति बोला, लोहार की पत्नी जैसी पतिव्रता और प्रेममयी स्त्री इस शहर में ही क्या, सारी दुनिया में भी नहीं मिलेगी। इस मामले में केवल एक बुढ़िया तुम्हारी मदद कर सकती है। और वो बिना कल पर टाले दुष्ट बुढ़िया को वजीर के पास ले आया। बुढ़िया बोली, अजनबी, अगर तुम्हारे पास 1000 अशरफियाँ हों तो मैं तुम्हें उस औरत से मिलाने के लिए अपनी सारी चालाकी से काम लेने को तैयार हूँ। 1000 अशरफियाँ लेकर बुढ़िया ने आधी अपने पास रख ली और आधी लोहार की पत्नी को लाकर देती हुई बोली, बेटी, तुम्हारा पति परदेस की खाक छानता फिर रहा है और शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। ये रकम तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक ऐसे भले आदमी ने तुम्हें भिजवाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो नामी और धनी है और अगर तुम उससे ज़रा प्रेम से पेश आओ तो वो तुम्हें सोने में पीली कर देगा और सुखी बना देगा। लोहार की पत्नी ने उत्तर दिया, नेक मौसी, उस आदमी को मेरे पास ले आओ। मैं अपना फाटक खुला रखूंगी। उसे रास्ता दिखाकर खुद घर चली जाना। मैं उसका वैसा ही स्वागत करूंगी जैसे कि वो योग्य होगा। बुढ़िया वजीर से मिलकर बोली। लोहार की बीवी ने झट से रकम लेकर रख ली। वो हर बात के लिए तैयार है। आज की शाम तुम उसके साथ बिताओगे। अब मेरी मेहनत की कीमत चुका दो। वजीर अपनी सफलता पर इतना खुश हुआ कि उसने मट्ठी भर अशरफिया बुढ़िया के हाथ में ठूस दी। जब अंधेरा हुआ, वजीर लोहार के घर में पहुंच चुका था। रूपवती ने मुस्कान और हंसी मजाक के साथ अतिथि का स्वागत किया, उसे चूल्हे के आगे बिठाया और उसके सामने खाना और मिठाइयाँ परोस दिए। वजीर ने पुलकित होकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोर से फाटक खटखटाने की आवाज़ आई। यह क्या हुआ? वजीर ने घबराकर पूछा। लोहार की पत्नी को खटखटाहट का कारण भली भांति मालूम था। उसने दिन में ही फाटक पर पति का हथौड़ा लटका दिया था और उस समय रात्रिकालीन हवा उसे हिलाकर लकड़ी से टकरा रही थी। किंतु स्त्री ने खुद भी बुरी तरह डरने का दिखावा किया और हाथ पर हाथ मार जल्दी से बोली, आदरणीय अतिथि, यह जरूर मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा होगा। वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। कृपा करके 1 मिनट के लिए पास वाले कमरे में छिप जाइए। वजीर ने देहरी लांघी ही थी कि स्त्री ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो सिर के बल अंधेरे गड्ढे में गिर गया। ऊपर से लोहार की पत्नी ने जोरदार ठहाका लगाया। उसी समय शाही महल में हिरासत में बंद लोहार ने नीले फूल को निकालकर देखा। फूल ताज़ा और खुशबूदार था, वैसा ही जैसा कि पत्नी से बिछुड़ने के दिन था। लोहार ने उसे हौले से चूम लिया। अगले दिन लोहार की पत्नी ने गड्ढे में भेड़ के ऊन का ढेर डाल दिया और अपने कैदी को उसे धुनने का आदेश दिया। देखो, काम लगन से करना, वरना दोपहर में जई की रोटी नहीं मिलेगी। वजीर को खाने में जई की रोटी पाते गड्ढे में काम करते कई दिन गुजर गए, जबकि बादशाह उसका इंतजार करता करता अंत में ऊब उठा। एक दिन उसने दूसरे वजीर से कहा, तुम्हारे दोस्त की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि लगता है वो कुछ नहीं कर पाया है। अगर तुम लोगों ने कारीगर की झूठी शिकायत की है तो तुम्हारी खैर नहीं।
वजीर डर के मारे सन रह गया। जहां पनाह, उसने कहा, हमने आपको बिल्कुल सच्ची बात बताई है। आप हुक्म दें तो मैं इसे साबित करके दिखा दूं। बादशाह बोला, ठीक है। कुछ समय बीतने पर दूसरे वजीर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले वजीर के साथ हुआ था। धन व्यर्थ खर्च करके वो भी गड्ढे में पहुंच गया। गड्ढे में उसकी दृष्टि भेड़ की ऊन धुन रहे आदमी पर पड़ गई। तुम कौन हो? दूसरे वजीर ने पूछा। और तुम कौन हो? पहले वजीर ने उससे पूछा। तब वे एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे को अपनी अप्रत्याशित दुर्गति के लिए दोषी ठहराते हुए आपस में झगड़ने लगे। जबकि लोहार की पत्नी उनको झगड़ते देख ठहाके लगाती रही। फिर उसने गड्ढे में चरखा उतार दिया और दूसरे वजीर को ऊन काटने का आदेश दिया। याद रखो, काम ढंग से नहीं किया तो दोपहर में जई की कोटी नहीं मिलेगी। उधर उस समय लोहार ने नीला फूल निकालकर देखा, वो पूर्वतः ताज़ा और सुगंधित था। बादशाह ने इस बीच दूसरे वजीर के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना तीसरे वजीर को लोहार की पत्नी के पास भेजा। अगर तुम 3 सप्ताह में मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम और वे दोनों नीच फांसी से नहीं बच सकोगे। तीसरा वजीर खिन्नता और घबराहट में अपने अनिष्ट का पूर्वाभास पाकर सफर पर निकल पड़ा और शीघ्र ही वो भी बिना कोई खुशी हासिल किए गड्ढे में अपने मित्रों से जा मिला। तीनों, जो कुछ हुआ उसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, जबकि लोहार की पत्नी गड्ढे के ऊपर खड़ी ठहाके लगाती रही। नए कैदी को एक करघा और यह निर्देश मिला, तुम्हें 3 सप्ताह के अंदर एक सुंदर कालीन बुनकर देना है। जल्दी से काम में जुट जाओ और आलस मत करो, क्योंकि तुम्हें दोपहर में जई की रोटी मिलना तुम्ही पर निर्भर करता है। उधर एक दिन बादशाह ने लोहार को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। मेरे तीनों वजीरों को तुम्हारी पत्नी के पास गए हाय काफ़ी अरसा बीत गया, पर अभी तक वे लौटकर नहीं आए हैं। मुझे संदेह है कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें अपने जादू से मार डाला है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा और उसका भी सिर कटवा दूंगा। लेकिन अगर वजीरों ने तुम पर झूठा लांछन लगाया है तो उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद तुम्हारे शहर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ सफ़र पर चलना पड़ेगा। कुछ समय बाद बादशाह का भव्य कारवां लोहार के शहर में प्रवेश कर रहा था। अपने घर के निकट पहुंचने पर लोहार ने बादशाह से अपनी पत्नी को इतने सम्मानित अतिथि के पधारने की खबर देने की आज्ञा मांगी। बादशाह ने सहमति प्रकट की और लोहार अंदर दाखिल हो गया। पति को देखते ही रूपवती उसके सीने से लग गई और उन्होंने 1 मिनट में ही एक दूसरे को सारी आपबीती सुना दी। इसके बाद लोहार बादशाह को अंगरक्षकों के साथ ससम्मान अपने घर में ले आया। स्त्री ने उच्च अतिथि का सिर नवाकर अभिनंदन किया। वो इतनी आकर्षक थी, उसका व्यवहार इतना आत्मसम्मानपूर्ण था और बातें इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण थी कि बादशाह का हृदय तुरंत द्रवीभूत हो उठा और उसने एक साधारण गृहिणी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। खूबसूरत कालीन पर किमिस की प्याली लिए बैठे बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में तुम्हारे पास मेरे 3 वजीर आए थे? आपकी उम्र दराज हो, जहां पनाह। वजीरों की जगह तो अपने बादशाह के दरबार में होती है। वे गरीब और अकेली स्त्री के घर में क्यों आएंगे? बादशाह चुप हो गया और अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए कालीन के पेचीदा बेलबूटों को ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे पास यह इतना बढ़िया कालीन कहाँ से आया? जहां पनाह, यह कालीन मेरी नौकरानियों ने बुना है। बादशाह की भौहें सिकुड़ गईं। नौकरानियों ने? लेकिन तुम्हारा पति तो मुझसे कहता था कि वो तुम्हें बहुत गरीबी की हालत में छोड़ गया था। नौकरानियां रखने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? मेरी नौकरानियां तनख्वाह नहीं मांगती, दिन में जई की एक रोटी के बदले में वे मेरे सारे काम करती हैं। इस बात पर विश्वास करना असंभव है। बादशाह की भौहें तन गई। जहां पनाह, आप अभी अपनी आंखों से मेरी नौकरानियों को देख लेंगे और वे मेरी बात की पुष्टि कर देंगी, स्त्री ने कहा और दरवाजे के पीछे ओझल हो गई। उसने तीनों वजीरों को गड्ढे में से निकालकर फुसफुसाकर कहा, मुसीबत आ गई, मेरा पति लौट आया। अगर उसने आपको मेरे घर में देखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मैंने आपको आपकी धृष्टता की सजा दी है, पर मैं आपकी मृत्यु नहीं चाहती। यह उस्तरा लीजिए और जल्दी से अपनी दाढ़ी मूंछ साफ कर लीजिए। ये लीजिए मेरे पुराने कपड़े, बिना देर लगाए इन्हें पहन लीजिए, फिर मैं आपको अपनी सहेलियां बताकर घर से बाहर कर दूंगी। वजीरों ने बिना चूं किए औरत की बात मान ली।
तब उसने उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें उस कमरे में ले आई जहां बादशाह अपने अंगरक्षकों से घिरा बैठा था। भयानक शासक को अपने सामने देखते ही वजीर स्तब्ध रह गए, जबकि बादशाह हैरानी से उन्हें देर तक देखता रहा और अंत में बोला, कितनी अजीब नौकरानियां हैं। कद और चेहरे से मर्द लगती है, पर पहनावे से औरतें। मुझे इनके चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। कौन है ये यहाँ? यही हैं वे, पत्नी की ओर से लोहार ने कहा, जिन्होंने आपसे मेरी झूठी शिकायत की और मेरी पतिव्रता पत्नी पर लांछन लगाया। वजीर फौरन घुटनों के बल गिर पड़े और उन्होंने अपनी सारी काली करतूतें स्वीकार कर ली। बादशाह आरंभ में उनकी बात गुस्से में सुनता रहा, पर जब वे लोहार के घर में हुई अपनी दुर्गति के बारे में बताने लगे तो उसके होंठ फड़क उठे, कंधे कांप उठे और वो इतने जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा कि उसकी प्याली की सारी किमिज उसके रेशमी चोगों पर गिर गई। बादशाह को हंसते हंसते आंसू आ गए। फिर वो आराम से बैठकर बोला, अरसे से मैं इतना दिल खोलकर नहीं हंसा था। आज से ये तीनों मूर्ख, जिन्हें इस स्त्री ने धोखा दिया और जिन्हें पहले मैं अपने वजीर कहता था, मेरे यहाँ तुच्छ मस्खरों का काम करेंगे। और तुम मेरे कुशल कारीगर, उसने लोहार को संबोधित किया, अपनी पतिव्रता पत्नी को लेकर मेरे सम्मानित अतिथि के रूप में मेरे साथ राजधानी चलोगे, मैं तुम्हारी सेवाओं और योग्यता के अनुरूप पुरस्कार दूंगा। कई सदियां बीत गई। बादशाह, बाद में विदूषक बने वजीरों, लोहार तथा उसकी रूपवती पत्नी की अस्थियां कभी की गल चुकी हैं, किंतु महान कारीगर द्वारा निर्मित महल आज भी अपने स्थान पर खड़ा अपने अद्वितीय सौंदर्य की छटा बिखेर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।